सब्सक्राइब कीजिए द स्पेशल टीचर चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। भारत एक ऐसा नाम, एक ऐसा देश जिसकी पहचान उसके भूगोल की तरह ही बहुत गहरी और विशाल है। तो चलिए आज इसी भूगोल को समझने की कोशिश करते हैं। हम इसके पुराने नामों के पीछे की कहानियों से शुरू करेंगे और आज की जो इसकी बड़ी बड़ी सीमाएं हैं वहां तक का सफर तय करेंगे। अच्छा, कभी सोचा है कि हमारे देश को इतने अलग अलग नामों से क्यों जानते हैं? भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, ये सिर्फ अलग अलग नाम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हर नाम के पीछे ना एक पूरी कहानी छुपी है, एक गहरा इतिहास है। चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो देखिए, कहानी शुरू होती है आर्यव्रत से, जो उन आर्यों के नाम पर पड़ा जो उत्तर भारत में बसे थे। फिर आता है नाम भारत, जो एक बहुत ही शक्तिशाली राजा हुए, राजा भरत, उनके नाम पर पड़ा। और हिंदुस्तान, ये नाम हमें ईरानियों से मिला। वो लोग सिंधु नदी को हिंदू नदी कहते थे और वहीं से ये नाम आया। और फिर आए यूनानी, जिन्होंने सिंधु को इंडस कहा और उससे बना इंडिया। तो आप देख रहे हैं, हर नाम एक अलग जमाने की, एक अलग नजरिए की कहानी कहता है। और यही नामों की वैरायटी भारत की पहचान की पहली परत है। तो अब जब हम नामों की कहानी जान गए हैं तो सवाल उठता है कि ये देश दुनिया के नक्शे पर है कहां। चलिए अब थोड़ा जूम इन करते हैं और ग्लोब पर भारत की लोकेशन को समझते हैं। भारत पूरी तरह से नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है। अब यह सिर्फ एक ज्योग्राफिकल फैक्ट नहीं है, इसका एक बहुत बड़ा मतलब है। इसका मतलब यह है कि देश का जो दक्षिणी हिस्सा है वो ट्रॉपिक्स में पड़ता है, मतलब वहां गर्मी और नमी ज्यादा होती है। और जो उत्तरी हिस्सा है वो सब ट्रॉपिक्स में है। और यही वो वजह है, यही वो भौगोलिक बंटवारा है जो हमारे देश में मौसम और रहन सहन में इतनी ज्यादा विविधता लाता है। और हाँ, भारत अकेला नहीं है। ये एक बहुत बड़े ज्योग्राफिकल यूनिट, जिसे हम भारतीय उपमहाद्वीप या इंडियन सबकॉन्टिनेंट कहते हैं, उसका दिल है। इसमें भारत के साथ साथ पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश भी आते हैं। सोचिए, उत्तर में हिमालय और पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत की विशाल दीवारें हैं जो इस पूरे इलाके को बाकी एशिया से जैसे अलग कर देती हैं। और इसी वजह से इस पूरे क्षेत्र की अपनी एक अलग पहचान है, कल्चर के हिसाब से भी और प्रकृति के हिसाब से भी। ठीक है, तो हमने दुनिया के नक्शे पर भारत को देख लिया। अब जरा इसके आकार को, इसके स्केल को समझते हैं। चलिए अब कुछ नंबरों पर नजर डालते हैं जिससे हमें अंदाजा लगेगा कि ये देश असल में कितना बड़ा है। लगभग 33 लाख वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर टू बी प्रिसाइज। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा एरिया है। अंदाजा लगाइए ये कितना बड़ा है। इसी विशाल फैलाव की वजह से इसे अक्सर एक देश नहीं बल्कि एक उपमहाद्वीप कहा जाता है। और इतने बड़े एरिया के साथ भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। जी हां, 7th लार्जेस्ट, मतलब एरिया के हिसाब से दुनिया का लगभग 2.5% हिस्सा भारत के पास है। ये साइज ही भारत को दुनिया में एक अहम जगह देता है। अगर भारत के नक्शे को देखें तो इसकी शेप लगभग एक चौकोर जैसी है। उत्तर से दक्षिण, मतलब लद्दाख से कन्याकुमारी तक इसकी लंबाई है करीब 3,214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम, अरुणाचल से गुजरात तक इसकी चौड़ाई है 2,933 किलोमीटर। मतलब लंबाई और चौड़ाई में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लगभग बराबर ही है। अब यहां एक बहुत मजेदार और जरूरी बात आती है। अगर कोई पूछे कि भारत की मुख्य जमीन का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है, तो जवाब है कन्याकुमारी। लेकिन अगर सवाल हो कि पूरे भारत देश का सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा है, तो जवाब बदल जाता है। वो है इंदिरा पॉइंट, जो ग्रेट निकोबार आइलैंड में है। इससे ये भी याद रहता है कि भारत सिर्फ मेनलैंड ही नहीं है, इसमें ढेर सारे द्वीप भी शामिल हैं। तो चलिए एक बार चारों कोनों को फिर से देख लेते हैं। सबसे उत्तर में है लद्दाख का इंदिरा कोल, सबसे दक्षिण में है ग्रेट निकोबार का इंदिरा पॉइंट, सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश का किबिथु और सबसे पश्चिम में गुजरात का गोरमोता। ये सिर्फ नक्शे पर 4 डॉट्स नहीं हैं, ये भारत की जबरदस्त ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी के 4 किनारे हैं। अब एक ऐसी लाइन की बात करते हैं जो जमीन पर तो खींची हुई नहीं है, मतलब एक काल्पनिक रेखा है, लेकिन इसका असर भारत के मौसम और यहाँ के जीवन पर बहुत गहरा पड़ता है। और ये रेखा है कर्क रेखा, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये जो 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड की लाइन है, ये भारत को लगभग बीच से 2 बराबर हिस्सों में काटती है। अब इसका असर क्या होता है? इसके दक्षिण का जो इलाका है वो ट्रॉपिकल जोन में आता है, जहां साल भर गर्मी ज्यादा रहती है। और इसके उत्तर का हिस्सा सब ट्रॉपिकल जोन में है, जहां हमें अलग अलग मौसम देखने को मिलते हैं, गर्मी, सर्दी, सब कुछ। और ये लाइन भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है।
गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। एक मजेदार बात यह है कि झारखंड की राजधानी रांची इस लाइन के बहुत ही नजदीक बसी हुई है। एक और सवाल, भारत पूर्व से पश्चिम तक इतना चौड़ा है, लगभग 3000 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश में सूरज गुजरात से करीब 2 घंटे पहले उग जाता है, तो फिर पूरे देश में घड़ियां एक ही टाइम क्यों दिखाती हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने एक स्टैंडर्ड टाइम तय किया है जिसे IST कहते हैं, और ये टाइम इलाहाबाद के पास नैनी से गुजरने वाली 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड लाइन से तय होता है। इसी एक लाइन की वजह से पूरे देश में एक ही समय चलता है। चलिए, देश के अंदर की बातें तो हो गईं, अब जरा देश के किनारों पर चलते हैं, इसकी सरहदों को देखते हैं। ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, ये सिर्फ जमीन पर खींची लकीरें नहीं हैं, ये इतिहास, राजनीति और पड़ोसियों के साथ हमारे रिश्तों की कहानी कहती हैं। ये जो टेबल हम देख रहे हैं, ये भारत के पड़ोसियों की पूरी तस्वीर दिखाती है। सबसे दिलचस्प बात क्या है? भारत की सबसे लंबी जमीनी सीमा पाकिस्तान या चीन के साथ नहीं, बल्कि बांग्लादेश के साथ है, लगभग 4096 किलोमीटर। इसके बाद चीन और फिर पाकिस्तान का नंबर आता है। और इन सीमाओं के कुछ खास नाम भी हैं, जैसे रेड क्लिफ लाइन, मैकमोहन लाइन। चलिए इनके बारे में थोड़ा और जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेड क्लिफ लाइन की। ये सिर्फ एक बॉर्डर नहीं है, ये 1947 के बंटवारे की कहानी है। 17 अगस्त 1947 को बनी ये लाइन आज भारत और पाकिस्तान के बीच की मुख्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ये एक साझा इतिहास की भी निशानी है और संघर्ष की भी। अब पूरब की तरफ चलें तो भारत और चीन के बीच की सीमा है मैकमोहन लाइन। इसे 1914 में शिमला में तय किया गया था। ये लाइन खास तौर पर अरुणाचल प्रदेश को चीन से अलग करती है, और जैसा कि हम जानते हैं, ये आज भी दोनों देशों के बीच एक अहम मुद्दा है। और आखिर में है डुरांड लाइन। ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है ये समझने के लिए कि वक्त के साथ सरहदें कैसे बदल जाती हैं। इसे 1884 में ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच बनाया गया था। आज ये लाइन मुख्य रूप से पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है, लेकिन भारत के आधिकारिक नक्शे के हिसाब से पाक अधिकृत कश्मीर में एक छोटा सा हिस्सा इस लाइन के साथ लगता है, जो भारत और अफगानिस्तान की सीमा बनाता है। ये इस इलाके के उलझे हुए इतिहास को दिखाता है। तो आखिर में सवाल यही है कि भारत की भौगोलिक पहचान का असली मतलब क्या है? ये सिर्फ पहाड़, नदियां और सीमाएं नहीं हैं। ये नामों के इतिहास से लेकर आज की उलझी हुई सरहदों तक अनेकता में एकता की एक जीती जागती कहानी है। इसका इतना बड़ा आकार, इसकी इतनी विविध सीमाएं, ये सब मिलकर न सिर्फ भारत की बल्कि पूरी दुनिया की तकदीर को प्रभावित करती हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे भूगोल असल में इतिहास का पन्ना लिखता है।